नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि जो भारत जो था वो नेट फूड इंपोर्टर था 1960 के दशक में, और आज हम नेट फूड फूड का एक्सपोर्टर हो गए हैं वर्ल्ड में। इसका रीजन्स प्रोवाइड कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 1960 के दशक में, यानी कि 1965 तक आप देखोगे तो इंडिया वीट या राइस का जो इंपोर्ट करता था मेनली अमेरिका से मेनली वीट, जो हमारे गेहूं थे उसका इंपोर्ट करते थे हम लोग। और अमेरिका एक तरह से सब स्टैंडर्ड जो क्वालिटी होती थी वीट का, वो हमारा इंडिया को या तो एक्सपोर्ट करता था या एड के रूप में देता था। ठीक है। जब हमारा इंडिया और जो पाकिस्तान के वार हो रहा था 1965 में, उस समय जानबूझकर अमेरिका ने वीट का जो शिप था उसको डिले कर दिया था। इसकी वजह से फूड की क्राइसिस हमारे इंडिया में हो गए थे। तो ये हमारा स्टेटस था 1960 के दशक में। लेकिन आज आप देखोगे तो हम एग्रीकल्चर जो फूड ग्रेन्स हैं, चाहे वीट हो चाहे राइस हो या अदर चीज़ें हो, हम मेजर एक्सपोर्टर हो गए हैं। ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया का। अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर के रूप में हम लोग किस कारणों से उभरे हैं, इसके लिए रीजन्स आप बोल सकते हो, बहुत सारे रीजन्स है। पहला जो रीजन है हमारा हरित क्रांति, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा आया 1960 के दशक में। ग्रीन रिवोल्यूशन में हम अच्छे क्वालिटी की सीड्स का यूज किए, और हमारे इरिगेशन टेक्नोलॉजी में भी हम यहाँ पे उन्नत सिंचाई व्यवस्था किए, फर्टिलाइज़र यूज़ किए, पेस्टिसाइड यूज़ किए। इसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्टिविटी थी वीट का, राइस का या अदर फ्रूट ग्रेन्स का, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि हुआ। इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, और ओवरऑल फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में भी हम लोग बहुत ज़्यादा इजाफा किए। ठीक है। यहाँ पे डेटा भी आप दे सकते हो, बट यहाँ पे डेटा मैंने नहीं दिया हुआ। तो हरित क्रांति एक मेजर फैक्टर्स था हमारा इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बनने में, जो मेजर रीजन में। फिर आप देखोगे हमने जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, चाहे डैम हो चाहे कैनाल हो या हमारी अ, जो यहाँ पे बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना हो, इन सब चीज़ों पे हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया। खासकर आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और तमिलनाडु रीजन में इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। इसकी वजह से आप देखोगे मानसून की जो रेनफॉल थी उस पे डिपेंडेंटा, जो निर्भरता था उसको हम मिनिमाइज कर दिए, और इरिगेशन पे ज़्यादा हम डिपेंडेंसी को बढ़ाए। इसकी वजह से हमारी फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्टिविटी थी ओवरऑल हमारा इंक्रीज हुआ। तो सिंचाई पे निवेश दूसरा रीजन है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड किए। ठीक है। ट्रैक्टर या अदर जो हमारी हार्वेस्टिंग की जो टेक्नोलॉजी होती है मशीन का, वो हम यहाँ पे यूज करने लगे। इसके अलावा जो इरिगेशन की जो नई पद्धति है हमारी, चाहे ड्रिप हो चाहे स्प्रिंगल हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हमने अच्छा इन्वेस्ट किया। तो नई टेक्नोलॉजी हमारी जब आई एग्रीकल्चर में तो हमारी पैदावार भी बढ़ी। ये भी हमारा तीसरा मेन रीज़न है। इसके अलावा आप देखोगे तो गवर्नमेंट की हेल्प, चाहे पैसा फार्मर को देने में, ठीक है, या न्यूनतम जो मूल्य हम मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो भी हमारी एक हेल्प था। इसके वजह से फार्मर इनकरेज हुए अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो कृषि सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या हमारी जो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड हो चाहे इरिगेशन हो या हमारे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फोकस किया। इसकी वजह से हमारे कृषि की उत्पादकता में भी हमारा प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा बोल सकते हो कि बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन यानी गवर्नमेंट जब बैंक आई तो फार्मर को लोन देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ये भी हमारी सरकारी सहायता है। इसके अलावा मार्केट में भी सुधार आया। मार्केट में सुधार आया और वैश्विक बाजार को इंडियन मार्केट से जोड़ा गया। इसकी वजह से जो सरप्लस हमारी प्रोडक्शन थी वो हम वैश्विक बाजार में
ग्लोबल मार्केट पे हम बेच सके, इसकी वजह से हमारे किसानों की आमदनी भी हमारी बढ़ी। तो ये भी हमारा एक मेजर कारण था फूड की प्रोडक्शन हमारी बढ़ाने के लिए। तो सारांश में आप बोल सकते हो कि हरित क्रांति, सिंचाई में जो हम निवेश किए हैं, कृषि में मशीनीकरण किए हैं, बाजार में सुधार किए हैं, या सरकारी समर्थन जो मूल्य हम प्रोवाइड किए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड किए हैं, इन सारी चीज़ों से हमारी कृषि में उत्पादकता हमारी बढ़ी है। इसकी वजह से ओवरऑल हमारी फूड की प्रोडक्शन बढ़ी। लेकिन अभी भी हमारी चैलेंजेज हमारे हैं, क्योंकि आप देखोगे तो इन सब चीज़ों के इंट्रोडक्शन से हमारी जल की कमी अभी महसूस हो रही है। ग्राउंड वाटर जो हमारी थी वो और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हमारी मेजर प्रॉब्लम है, और जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है एग्रीकल्चर में, ये हमारी हो नहीं रही है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन हो रहे हैं, सॉइल की हमारी डिजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन हो रहा है, इन सारी चीज़ें अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई है। यदि इंडिया को फूड सिक्योरिटी चाहिए और इंडिया का स्टेटस रहे कि एक्सपोर्टर के रूप में, तो इन सब चीज़ों को हमें डील करना होगा। इसके लिए हमारी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर पे है, इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और जो हमारी कोल्ड स्टोरेज हैं या अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी कमी है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस पे हमें स्ट्रेंथन करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे जो सतत विकास है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, स्मार्ट एग्रो फार्मिंग है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसकी वजह से हम फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट का स्टेटस है, दोनों ही हम यहाँ पे आ, उसको मैनेज कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों आज का वीडियो का डिस्कशन। आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि 1960 के दशक में जो भारत इंपोर्टर के रूप में था, फूड इंपोर्टर के रूप में था, आज हम एक्सपोर्टर के रूप में हो गए हैं। इनके लिए कौन कौन से रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर किए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।